नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शिक्षा में ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। तो आप ये देख रहे हो आईवीएस सीरीज का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 वाले यानी 5 लेके आए हैं। ठीक है, आज हम लोग का 5वां प्रैक्टिस सेट है और 5वां प्रैक्टिस सेट में हर एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका आर उसके यूपीएसआई, बिहार एसआई और उसके बाद यूपीपी, एसएससी जीडी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा आरओ और बिहार एसआई में। अच्छा, इसमें क्या है सर, इसमें मेरे भाई इसमें आपका जीएस का और जीके का बड़ा रोल है। ठीक है, तो जीएस जीके का इतना बड़ा रोल है, इसलिए मैं जीएस और जीके का टॉपिक जो कि एक एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम आपके सामने आयुर्वेद के रूप में ला रहे हैं। ठीक है, आप इसे ग्रहण करो और धीरे धीरे ग्रहण करिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आयुर्वेद दवा आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आयुर्वेद सीरीज भी उसी प्रकार है कि धीरे धीरे फैलेगा और एक समय आपको सफलता लाएगा। ठीक है, तो जीएस और जीके संबंधी जो भी प्रॉब्लम हो तो आयुर्वेद सीरीज से जुड़िए। ठीक है, और सबको आप जोड़ने का भी कोशिश करो और मेरा एक सपोर्ट करो मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज व्यवसाय करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जानिएगा कि यहाँ पे मेरे भाई आपका क्या है, बिहार एसआई, आरओ, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी। ठीक है, ए यूपीएसआई जो जीएस संबंधित है, यहाँ से आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और जीएस संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा आप आके देख सकते हो। उधर क्या है, आपका इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो चुका है और हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी हम लोग वर्ल्ड स्टेट तक यानी विश्व की जल संधियाँ तक बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इधर भी हम लोग चालू कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं श्री गणसाय। ठीक है, पहले क्वेश्चन से दिल थाम के रखो, मन दम बना के रखो, माइंड को स्थिर रख के चलो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम जबरा क्वेश्चन। ठीक, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि विषम ज्ञात करना है। विषम ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या अल्टीमीटर। जल्द बताया मेरे भाई कि विषम में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, आप ये जानते हो कि जो वोल्टमीटर होता है मेरे भाई, ये विभवांतर को नापता है। किसको? विभवांतर को नापता है। ठीक है, ये विभवांतर को नापता है वोल्टमीटर। ठीक, और अमीटर क्या कहता है, जैसे कोई विद्युत क्या है मेरे भाई, कोई विद्युत परिपथ है। ठीक है, परिपथ है, उसमें जो विद्युत प्रवाह हो रही है, जो विद्युत प्रवाह हो रही है उसको ये मापता है, मापने का काम करता है मीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अगर मान लो कोई विद्युत शाखा है, ठीक है, विद्युत प्रवाह, ठीक है, अगर विद्युत प्रवाह है और किसमें सर, ये अगर कोई विद्युत शाखा है, ठीक है, उस शाखा में विद्युत प्रवाह हो रही है और उसके उपस्थिति को कौन नापता है, उपस्थिति को मापने वाला काम करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, विद्युत प्रवाह हो रही है तो विद्युत शाखा हो रही है, अगर उपस्थित है कि नहीं विद्युत, इसको नापता कौन है, गैल्वेनोमीटर नापता है। वोल्टमीटर आपका विभवांतर को नापता है और अमीटर आपके विद्युत परिपथ को नापता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन भाई अल्टीमीटर आपका क्या है, अल्टीमीटर जिसे ऊंचाई पे अगर कोई विमान है, ठीक है, ऊंचाई पे विमान है, तो जो आपका विमान है कितने ऊंचाई पे, किलोमीटर को नापता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग, ए हमारा विषम है। ए देख लो, ए तीनों विद्युत को मापता है, इसके विद्युत परिपथ को मापते हैं, लेकिन ये विमान को माप रहा है, इसके ऊंचाई को माप रहा है। बात तो समझ में आ रही है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो गजब क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा, तड़कता भड़कता, एकदम बिजली, एकदम धारदार एकदम क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, देख लो, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये आप बताना। आपको ऑप्शन आपके सामने है, पोलावरम की रामेश्वरम, ठीक है, आदि, देखो लिखा है आदि चंदनलूर या मेहरगढ़। जल्द बताएं भाई। देखो क्या बोला है आपके, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी है, तो मेरे भाई आज जान लेना कि जो प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल जो कलाकृति प्राप्त हुई थी वो पोलावरम से। पोलावरम कहाँ है सर, चेन्नई में। कहाँ है सर, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। यहाँ से क्या हुआ था सर, मिट्टी के क्या कहते हैं सर, ताबूज कहते हैं, या तो उसे कहा जाता है, मैं बता जाता हूँ। ठीक है, जो बॉक्स के रूप में,
ठीक है, बॉक्स के रूप में यहाँ से मिला था। यहाँ की कलाकृतियाँ थी। पोलावरम जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई यानी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में, कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। और रामेश्वरम भी आपका क्या है मेरे भाई, ये भी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, ए भी और ए भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारा राइट आंसर ए फॉर एप्पल हमारा एकदम राइट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ इसरो की बात कर रहा है। इसरो का ये आंध्र प्रदेश की बात यहाँ पे है। इसरो कहाँ है मेरे भाई, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसरो की बात नहीं कर रहा है, इसरो के शैक्षणिक केंद्र की बात कर रहा है, निफ्ट की बात कर रहा है, ठीक है, निफ्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, निफ्ट, ठीक है। एक पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है शैक्षणिक, यही आपसे पूछ रहा है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल, जल्द बताया मेरे भाई। इसरो का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो हम बताना चाहते हैं तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। बीफार बनाना हमारा एकदम राइट आंसर है, ठीक है, एकदम राइट आंसर बीफार बनाना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। इसरो की स्थापना कब हुआ सर? 1969 की बात है, याद रखिएगा, 1969 में इसरो की स्थापना किया गया था, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? जल्द आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? मेरे भाई यही पूछा है, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी? ऑप्शन असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। मन स्थिर करके और दिमाग को एकदम व्यवस्थित करके आप एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। थोड़ा गला बैठा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा गला बैठा है भाई। जुकाम का भी देखो, सर्दी का मौसम आ गया है, ठीक है, और सर्दी के मौसम साथ थोड़ा सा जुकाम का भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकी है, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपके सामने क्या है कि नमक कानून तोड़ने का मतलब कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था मेरे भाई? तो आप जानते हो कि असहयोग आंदोलन का मतलब जानते हो? महात्मा गांधी ने क्या कहा था असहयोग में, कि अंग्रेजों का सहायता नहीं करना है, अंग्रेजों का सहायता नहीं करना है। उस समय 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। चंपारण सत्याग्रह की गजब, ये देखो एक गजब का कहानी है। चंपारण बिहार में है, चंपारण कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भी जो कि आप जानते हैं महात्मा गांधी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 12 मार्च की बात है मेरे भाई, 12 मार्च 1930 की बात है। और 6 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक की बात है जब इन्होंने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। अहमदाबाद के डांडी नामक अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो शरावती नदी के तट पर स्थित है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी आंदोलन की। और जाके गुजरात के डांडी नामक स्थान पे महात्मा गांधी हाथ में नमक लेकर नमक कानून को तोड़ दिया था। और उस आंदोलन का शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। करो या मरो का नारा भी इसी में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हमारा राइट आंसर क्या है? सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग मेरे भाई, ठीक है। लौरिया अरेराज क्या है? गजब की क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन गजब का है। लौरिया अरेराज क्या है? ठीक है, यही पूछा है, क्या है ये पूछ रहा है। क्या स्तंभ लेख है, क्या शिला लेख है, कि मोहर है, कि सिक्का है? जल्द बताओ, स्तंभ है कि शिला लेख है, सिक्का है कि मोहर है, क्या है आप जल्द बताओ, ठीक है। गजब का लौरिया अरेराज क्या है, ठीक। देख लो मेरे बात बताऊँ, लौरिया अरेराज का मतलब जानते हो? अशोक का नाम सुने होंगे, अशोक द ग्रेट, ठीक है, राजा था भाई, किंग जिसे कहा जाता है। लौरिया अरेराज मतलब होता है स्तंभ लेख संबंधित है। अशोक का जो धर्मशिला लेख था मेरे भाई, धर्मशिला लेख की बात किया जाए, ठीक है, जैसे धर्मशिला लेख था उसी प्रकार अशोक का स्तंभ शिला लेख था, ठीक है। स्तंभ
सॉरी स्तंभ लेख था, ठीक है, स्तंभ लेख था, लेकिन किससे संबंधित था? ये धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? धर्म से संबंधित था। याद रखिएगा कि लौरिया अरेरास का संबंध हमारे स्तंभ लेख से है। इसको बनाने वाला कौन है? अशोक, और अशोक का उसमें धर्म संबंधित सभी चीजें लिखी गई थी, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या है मेरे भाई? हमारा राइट आंसर है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, राइट आंसर। चलो अगले की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यार, एकदम गजब की, जो विश्व भूगोल देखा होगा ये आंसर मार चुका होगा। ये मैं ही कहता हूँ कि जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी की देखो। आप देखोगे तभी ना मजा आएगा, तभी ना क्वेश्चन करोगे, ठीक है। और जब क्वेश्चन ही नहीं, जब भाई आप पढ़े ही नहीं हो, कंटेंट आपके अंदर है ये नहीं है, जब आपका बेस मजबूत ही नहीं है सर, तो ये चाहे आप आयुर्वेद सीरीज लाओ, चाहे जड़ी बूटी सीरीज लाओ, चाहे रामबाण लाओ, कुछ भी लाओ, जो नहीं पढ़ा उसके लिए सब जीरो, और जो पढ़ा है उसके लिए सब हीरो, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आपके सामने है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वीय जनक जो त्वरण का मान क्या होता है? यानी जी का जो मान होता है, जो जी का मान होता है, अगर भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो वो घटता है कि बढ़ता है कि एक जैसा बना रहता है, ठीक है, या मेरे भाई 45 डिग्री के अनुपात पर घटता है, ठीक है। ध्यान रखना कि घटता है कि बढ़ता है कि अपरिवर्तित रहता है कि 45 डिग्री के अनुपात तक घटता है। अब जो आपके सामने है, हमने आपको बताया था मेरे भाई, अगर आप पृथ्वी के केंद्र पे हैं तो यहाँ की बात शून्य होगी। क्या होगी? शून्य, ठीक है। याद रखना, पृथ्वी केंद्र पे हो तो शून्य होगी, क्या? जी का मान, ठीक है। और ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा क्या है? हमारा ध्रुव, यानी सॉरी भूमध्य रेखा। जब भूमध्य रेखा पे आओगे सबसे कम, याद रखना, सबसे कम जो जी का मान होता है भूमध्य रेखा इक्वेटर पे होता है। कहाँ होता है? इक्वेटर पे सबसे कम होती है, ठीक है। जी का मान इक्वेटर पे सबसे कम होती है। दूसरी चीज, अगर आप मेरे भाई, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल की बात करूं, और ये हमारा साउथ पोल की बात करूं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। अगर आप भूमध्य रेखा से, ये इक्वेटर है, क्या है आपका? इक्वेटर से मेरे भाई अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो हमारा जी का मान क्या होता है? हमेशा सर बढ़ता है। हमेशा क्या होते हैं सर? बढ़ता है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा सर? बी फॉर बनाना राइट आंसर होगा। याद रखना, आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एकदम गजब का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, आंसर मार तो धड़ाम देना मारो एकदम, कोई दिक्कत ना, ठीक है। सरकार के वित्तीय खर्च, पैसे वाला, पैसा पैसा, ठीक है, दुनिया में केवल पैसा, जिसको देखो पैसा पैसा नरियाता रहता है, ठीक है। यहाँ पे उसे बात करता है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन देता है मेरे भाई? जो हमारा वित्तीय खर्च होता है, वित्तीय जो खर्च होती है, जैसे भारत सरकार है ना, भारत सरकार में इतनी योजनाएं निकलता है, योजना पूरे साल भर का निकलने के बाद जो आखिरी टिप्पणी देता है वो कौन देता है? यही उससे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या संसद। बताओ भाई अंतिम टिप्पणी कौन देता है? चलो अंत देखो भाई, राष्ट्रपति तो अंतिम टिप्पणी देगा नहीं, क्योंकि भाई सभी, ये देखो, ये तो आपका क्या है, जो भारत है, भारत का ये प्रथम नागरिक है। क्या है? प्रथम नागरिक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कार्यपालिका, भाई कार्यपालिका का तो मालिक है ये, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्तविक पूछ ले तो सर, वास्तविक अगर कार्यपालिका का मालिक पूछे तो आप कहोगे सर प्रधानमंत्री। कैसे सर प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरा कार्य, पूरा भारत सरकार, पूरे भारत का कार्य कौन कराता है सर? प्रधानमंत्री। लेकिन पूरे कार्य पर साइन किसका होता है सर? राष्ट्रपति का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्यपालिका का मालिक राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका मालिक प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरे देश का कार्य कराने वाला प्रधानमंत्री होता है, उसीलिए स्टेट में भी उसे होता है, ठीक है। दूसरी चीज, लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं मेरे भाई, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? दो सदन, एक तो लोकसभा होगा, ठीक है, दो सदन होती है, एक लोकसभा होगी और एक आपका होगा सर क्या? राज्यसभा होगी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा का बैठक कराता है, बैठक होता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि प्रमुख होता है, अपने अपनी विचार उस पर प्रस्तुत किया जाता है, योजना प्रस्तुत की जाती है, ठीक। दूसरी चीज समझो, अब बात है कि नियंत्रण महालेखा की बात की आ गई। भाई नियंत्रण महालेखा क्या है? ये तो भैया मेरे पहली बात जानो कि नियंत्रण महालेखा का जो आपका निर्वाचित होता है, करता है वो राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति इसको निर्वाचित करता है। दूसरी बात, 148 से लेकर 151 आर्टिकल की मैं बात करूं, ठीक है, आर्टिकल की बात करूं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात है, ठीक है।
और एक चीज समझो, दूसरी क्या है आपका संसद, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। दूसरी चीज समझो कि 148 151 इसकी परिभाषाओं के बारे में बताया है। दूसरी चीज समझना मेरे भाई, अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अगर हटाना हो तो क्या करोगे मेरे भाई, जो हमारा दोनों सदन है ना, दोनों सदन अगर मिल जाएंगे तो नॉर्मल तरीके से इसको हम हटा सकते हैं। क्या बात समझ में आया? तुम्हारा सी फॉर कैट यानी बिल्ली हमारा सबसे राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग, ठीक। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? देखो हमारा भारत एक क्या है, हमारा भारत देवियों का देश कहा जाता है भाई। 33 करोड़ देवी देवताएं रहते हैं और 33 करोड़ देवी देवता में यहाँ पे देखोगे हर एक मंदिर में बड़ा आस्था से लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अयोध्या में जैसा श्री राम जैसे मंदिर महान भव्य निर्माण हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो भाई पूजा पाठ करो, नवरात्र का समय चल रहा है, ठीक है। नवरात्र के समय में आपकी हर मनोकामना पूरी हो, माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना को पूरी करे, ठीक है। और हमें लगता है कि आप बड़े मन से और बड़े दिमाग से बड़े स्थिर होकर, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो, हमें ये उम्मीद हो रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई उम्मीद को कायम रखना, माँ बाप का उम्मीद, नाते रिश्तेदार पड़ोसी तक का उम्मीद आप पे टिका हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। देखो अब उत्तर भारत की बात करूं मेरे भाई, आप देख लो एक नॉर्मल सा मैप देख लो भारत की, जैसे मान लो ये भारत, ठीक है, ये हमारा उत्तर भारत हो गया, ठीक है, और ये हमारा दक्षिण भारत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भारत सब एक है, ये डायरेक्शन है, भारत तो एक है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। कहा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तुलसीदास या रामानंद या रैदास या सूरदास, जल्द बताएं। तो मेरे भाई अगर कहा जाए कि उत्तर भारत, चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, दोनों में अगर भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? भक्ति आंदोलन, ठीक है, ये भक्ति आंदोलन की अगर मैं बात करूं किसी ने तो रामानंद ने, किसने किया था मेरे भाई? रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। इनके जो गुरु थे ना मेरे भाई, गुरु राघवानंद, क्या? राघवानंद, इनके गुरु का नाम क्या था? राघवा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा देखिए फिर से, ठीक। तो यहाँ पे राघवा, क्या? राघवानंद इनके गुरुजी का नाम था, रामानंद के गुरुजी के नाम था। इन्होंने शिक्षा अच्छा दिया था, इसलिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इनका नाम है, आज पूरे भारत में इनका नाम दिया गया है। इनकी विचार कितनी पॉजिटिव होगी मेरे भाई, इनकी विचार कितनी पॉजिटिव है कि लोग सोचो भक्ति आंदोलन, न कोई मोह न माया न कोई स्वार्थ, कुछ नहीं था, लेकिन भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैलाया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो गुरु भी, देखो गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। अगर गुरु चाह ही ले तो शिष्य कैसे ही नहीं सक्सेसफुल होगा, होगा मेरे भाई, अगर चाह ले तो, ठीक। इसीलिए कहते हैं लगे रहो, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? बी भार बनाना, ठीक है, बी भार बनाना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ की गजब, एक क्वेश्चन देखो बड़ा मजेदार है, एकदम धमाकेदार है, अभी दीपावली आ रहा है, एकदम सब पटाखा की तरह क्वेश्चन है, एकदम समझ लो एकदम, ठीक। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यार गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, बहादुर शाह, अकबर द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी फर्स्ट या रविंद्रनाथ टैगोर, जल्द बताएं मेरे भाई। राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, ये भैया देखो राजा राम मोहन राय, देखो अभी पूछोगे सर राजा राम मोहन राय कौन था, ठीक है। देखो भाई अपने भारत देश जो अपने जो सोने की चिड़िया है ना, इनमें इन लोगों का बहुत योगदान है, मानो या ना मानो बहुत बड़ा योगदान है मेरे भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो राजा की उपाधि पूछा है कि मेरे भाई कि राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? अकबर द्वितीय ने दिया था। और एक बात बड़ा ध्यान रखना कि जब इन्हें विलियम, क्या? विलियम, ठीक है, विलियम फोर्थ के पास इन्होंने पेंशन के रूप में, ठीक है, पेंशन के बातचीत में जब राजा राम मोहन राजा की उपाधि देकर, बड़ा ध्यान रखना, फिर से मैं सेंटेंस बना रहा हूँ कि अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया। उसके बाद विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा गया, ठीक है। किसके रूप में दिया गया मेरे भाई? किसके रूप में? ये राजा के रूप में दिया गया, ठीक है, राजा के रूप में उपाधि दिया गया। पेंशन पे बातचीत करने के लिए दिया गया था, भेजा गया था, पेंशन के रूप में बातचीत करने के लिए इनके विलियम फोर्थ के दरबार में ये भेजा गया था, ठीक है। तो बात समझ में आ गया? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी फॉर बनाना हमारा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले के क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? यार गजब की क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, बताओ। देखो एकदम गजब क्वेश्चन है। एक्स किरण या पैराबैंगनी अवरक्त किरण या दृश्य किरण? बताओ भाई, एक्स वेव या पैराबैंगनी वेव या अवरक्त वेव या दृश्य वेव, जल्दी बताएं। चलो देखो भाई, सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जब देखोगे जो सूर्य से पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उसमें 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग। और 7 रंगों में मेरे भाई सबसे ज़्यादा जो होता है वो लाल का तरंग दैर्घ्य, जो तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है रेड का। जो मैं कलर लिख रहा हूँ ना, इसका तरंग दैर्घ्य अगर आपको दिख रहा है स्पष्ट, तो यानी जान लो कि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं ब्लैक लिख दूँ बैगनी तो आपको बड़ा कम दिखेगा। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं मैं भाई बैगनी कलर रंग की मैं बात करूं, इसका तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य की मैं बात करूं, ठीक है, तरंग दैर्घ्य की बात करूं तो इसका सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अच्छा सर ऐसा क्यों? अगर आप देखोगे ठंड के मौसम में आप जब देखोगे तो कुहरा बहुत ज़्यादा घनेर कुहरा जब छा जाता है तो उसमें अन्य कलर हमें दिखता नहीं, लेकिन एक कलर दिखता है। कौन सा? रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो यार इन रेड कलर दिखने का कारण होता है क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमको दिख रहा है। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा हमें वो कोहरा में नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए हमारे सरकार ने तरंग दैर्घ्य देखते हुए, देखो कितना माइंड लगाते हुए, हर जगह कोहरे में रेड रोड पे भी लगा देते हैं, जो रेड जलता रहता है, लाइट में भी लगा देंगे, ठीक है। ये रेड का तरंग दैर्घ्य। और देखोगे सिग्नल के लिए भी, ट्रेन के सिग्नल के लिए रेड का ही उपयोग होता है। रेड यानी खतरा, रेड यानी क्या होता है? खतरा, ठीक है। तो देखो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? पैराबैंगनी किरणें, ठीक है। पराबैंगनी किरणें सबसे कम, पराबैंगनी किरणें। देखो पराबैंगनी, देखो क्वेश्चन में आंसर वही है भैया, क्वेश्चन में भी आंसर वह है, क्या है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य। अगर हम पैराबैंगनी हटा दें, इसको हटा देते, यहाँ बैगनी लिखा है, बैगनी किरणें सबसे कम है, और क्या? पराग हटा तो बैगनी सबसे कम तरंग दैर्घ्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ऐसे ही देखो, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? हमारा राइट आंसर बी फॉर बनाना, ठीक है, एकदम राइट आंसर बी फॉर बॉयज मेरे भाइयों। इसलिए आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आशीर्वाद है, ठीक है। एकदम या भी नहीं कि खरगोश की चाल भागे, खरगोश नहीं, कछुआ बन के चलो, धीरे 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 चलते रहो, लेकिन चलते रहो। नदियाँ जब चलती है तो ये नहीं सोचती कि समुद्र से कहाँ मिलना है, लेकिन जब वो चल दी तो ये पता है उनको कि हमें एक दिन समुद्र से मिलना ही है, ठीक है। छोटी नदियाँ बड़ी नदियों मिल जाती है, बड़ी नदियाँ उससे बड़ी नदियों मिल जाती है, उससे बड़ी नदियाँ उससे बड़ी नदियों मिल जाती है। इसीलिए इंसान का जीवन भी वैसे ही है, छोटी 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 ज्ञान से एक दिन बड़े ज्ञान में प्रसारित हो जाता है, वही आपकी ऊर्जा बन जाती है, वही आपका जीवन बन जाता है। आप सोच के बड़ा हैरान होते हैं कि वाह, ईश्वर ने जो दिया हो शायद किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? पैराबैंगनी किरणें, बी फॉर बनाना है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है? या देखो अशोक का नाम का उल्लेख पूछा है कि किस शिलालेख में दिया गया है। अशोक द ग्रेट महान था, ठीक है, एकदम महान था, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो 261 बीसी की जो बात थी, 261 बीसी में जब बात आई थी, जब एकदम रक्त संहार हो गया था, ठीक है, और वो कौन सा था भैया? उड़ीसा की बात थी ना, ठीक है, बहुत रक्त संहार किया था। और उसके बाद से इन्होंने जो कि बौद्ध धर्म अपना लिया और वहाँ से अपना जीवन बदल दिया। अब अशोक जैसा एकदम क्रूर राजा, अशोक जैसा एकदम क्रूर राजा जब अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है तो सोचो हम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? कर सकते हो, ठीक है। तो लिखा है कि अशोक का नाम किसमें उल्लेखित है? तो मेरे भाई गिरनार की ब्रह्मागिरी, गिरनार गुजरात, याद रखना, मैं बता, ब्रह्मागिरी उड़ीसा, याद रखना, ठीक है। देखो गिरनार, ब्रह्मागिरी की, मास्की की, गुर्जरा, बताओ भाई कि किसमें अशोक का नाम उल्लेखित है, ठीक है। हाँ चलो देखो भाई, एक तो पहली बात याद रखना कि मास्की में भी अशोक का नाम उल्लेखित है और गुर्जरा में भी अशोक का नाम उल्लेखित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
मास्की और गुर्जरा दोनों में अशोक का नाम उल्लेखित है, ये जान लीजिए, ऐसा शिलालेख है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए सी, अच्छा सॉरी यहाँ बी है, सी और डी हमारा दोनों राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? यार देखो, एंटीबायोटिक दवा, पहले दवा जड़ी बूटी थी, जो अभी आयुर्वेद सीरीज चला रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि अंग्रेजी दवा छोड़ के आयुर्वेद की चलो चलो, ठीक है। एंटीबायोटिक फर्स्ट दवा कौन बनाई गई थी? तो ऑप्शन सल्फा ड्रग, क्लोरेमफेनिकॉल या टेट्रासाइक्लिन या क्विनोलोन, जल्द बताएं। तो देखो भाई, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक जो दवा बनाई गई थी ना, वो सल्फा ड्रग थी। क्या थी? सल्फा ड्रग था, ठीक है। और ये सल्फा ड्रग क्या थी मेरे भाई? दवा कौन सी थी, किसके लिए बनाई गई थी? इंसानों के लिए ही बनाई गई थी, कोई दिक्कत नहीं ना। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक सघन आबादी वाला देश निम्नलिखित में कौन है? सघन आबादी, देखो अफ्रीका कंट्रीज की पूछ रहा है, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूछ रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज का पूछ रहा है कि सघन आबादी वाला कंट्रीज कौन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो मेरे भाई ऑप्शन मिस्र है, सूडान है, नाइजीरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, जल्द बताएं। तो देखो राइट आंसर आपका होगा नाइजीरिया। हमने आपको बताया था, देखो मेरे भाई, हमने अफ्रीका को, पूरे कॉन्टिनेंट को पढ़ाया था, पूरे कॉन्टिनेंट में एक एक मैटर को बताया था, ठीक है। आपको अगर देखे होंगे तो आप आंसर मार चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई, हमारा राइट आंसर सी, ठीक है। सॉरी चलो भाई, इधर आ गया क्या? चलो कोई, चलो सी कैट हमारा सही था। अगला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। निम्न से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? यार गजब की क्वेश्चन है। हमारे वायुमंडल में तो सभी गैसें हैं, ठीक है, निष्क्रिय अक्रिय कुल जो कहो वो गैसें पाई जाती हैं, ठीक। तो देखो इसमें है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या उपयोग कोई नहीं। पूछ रहा है कि नाइट्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, कोई नहीं। तो देखो इसमें पूछा स्थायी गैस नहीं है, ठीक है, स्थायी गैस नहीं है। तो यार जानते हो ना, नाइट्रोजन 71%, ठीक है, 71% हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूं मेरे भाई तो आप कहोगे सर 21% ऑक्सीजन है। कितना परसेंट? 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। और वायुमंडल की बात करूं तो एक देखो, एक जगह होता है आपके भूपटल पे 21, और वायुमंडल की बात करूं 46%, 46.08%, ठीक है, ऑक्सीजन की है। दूसरी में अगर बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03% ये पाई जाती है, ठीक है, वायुमंडल में ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यार ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जैसे जब कहीं आग लगी रहती है तो आग लगने के बाद जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं मेरे भाई, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं और जो आग बुझाते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो पाउडर ग्रुप में होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्यों सर? क्योंकि वो यह वजन होता है, ठीक है, यह वजन होता है, इसकी वजन होती है, ठीक है, ये भारी गैस कहलाती है और ये आग के ऊपर जाकर ये उसको दबा देती है, ठीक। तो हमारे वायुमंडल में ये स्थायी नहीं होती, स्थायी नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगा, ताप जब ये बढ़ेगी तो ताप बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी, जब गर्मी बढ़ेगी तो वायुमंडल बढ़ेगा, वायुमंडल बढ़ेगी तो वर्षा होना संभव है, ठीक है। तो अस्थायी रूप में ये हमारे धरातल पे वायुमंडल में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रह्मांड किरणों, कॉस्मिक रेस, हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक रे की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्मिक रे यानी ब्रह्मांड के जो किरणें हैं का परिलक्षण निम्नलिखित में किस मंडल में किया जाता है? देखो यही पूछ रहा है, परिलक्षण, ठीक है, परिलक्षण निम्न से किस मंडल में किया जाता है? तो आप ये जानते हो कि जो कॉस्मिक रे होती है, जो किरणें होती हैं, हमारा जो सैटेलाइट होती है, आयन मंडल की बात समझ रहे हो, आयन मंडल में ही तो सब बैठाया गया है, वहीं पे कॉस्मिक किरणें, जिससे कि हमारा मौसम की जानकारियाँ, ठीक है, कब जो कि वर्षाएं होंगी, कब आंधी तूफान होगा, सूचक लगाया गया है सब कुछ, ठीक। बड़ा ध्यान सुनो, क्या क्षोभ मंडल होगा कि आयन मंडल की, समताप मंडल की, आयतन या बहिमंडल?
तो भाई कॉशिक रे की बात करूं, अगर परिलक्षण की बात करूं तो आयन मंडल आएगा। सबसे पहला मंडल हमारा होगा क्षोभ मंडल, ठीक है। याद रखना हमारा राइट आंसर बी भाग बनाना होगा। अब मैं थोड़ा सा मंडल बताना चाहता हूं। हमारा सबसे पहला मंडल होगा मेरे भाई क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में हमारा जो कि मौसमी परिवर्तन, आंधी तूफान, जो भी दुनियादारी आती है धरातल पे, वो सभी क्षोभ मंडल में आती है, ठीक है। दूसरी चीज होती है समताप मंडल की बात करता हूँ। समताप मंडल की अगर बात करता हूँ, समताप मतलब बराबर मंडल, इसी में वायुयान उड़े जाते हैं, ठीक है। याद रखना इसी मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है। समताप मंडल के बीच में मेरे भाई आता है आपका एक मध्य मंडल आएगा, ठीक है। याद रखना मध्य मंडल आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आओगे मेरे भाई ना तो आएगा आपका आयन मंडल आएगा, ठीक है। आयन मंडल के बाद आपका वही मंडल आएगा, ठीक है। याद रखना, ठीक। ओजोन परत भी इसी में आएगा, ओजोन परत भी इसी में आएगा, ठीक। चलो तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी फॉर बनाना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि चंद्रमा का अंधेरा भाग, देखो भाई चंद्रमा का जो अंधेरा भाग होता है, जैसे मान लो कि चंद्र ग्रहण लग गया, तो चंद्र ग्रहण लगने के बाद जो उसका अंधेरा पार्ट हो गया, तो वही यह पूछ रहा है कि चंद्रमा का अंधेरा भाग भी निम्न से किसके कारण आसानी से देखा जा सकता है। जैसे मानो कि ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है और चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ है मेरे भाई, और तब चंद्र ग्रहण के बाद ये ब्लैक ब्लैक हमें दिखेगा नहीं, लेकिन तब भी हम आसानी से देख सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया है? याद मेरे भाई आपके सामने ऑप्शन है, क्या विसरित परावर्तन, प्रभावी विकिरण, या त्रिसरित नीला प्रकाश, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब बताएं कि चंद्रमा का मतलब हम ब्लैक होने के बाद भी हम देख सकते हैं, ऐसा कौन सी क्रियाएं हैं? तो याद रखना मेरे विसरित परावर्तन। क्या विसरित मतलब फैलाव, विसरित मतलब क्या होता है मेरे भाई, फैलाव परावर्तन की क्रियाओं द्वारा हम चंद्रमा को जो काले भाग हैं उसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो विसरित परावर्तन की वजह से हम चंद्रमा का अंधेरा भाग भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो भाई जापान का नागासाकी निम्नलिखित में किस द्वीप पर स्थित है? देखो एक है नागासाकी, एक है आपका नागासाकी, ठीक है, और एक का आपका है हिरोशिमा। क्या? हिरोशिमा, ठीक, ठीक है। नागासाकी और हिरोशिमा ये दो प्रमुख शहर थे, याद रखिएगा ये दो प्रमुख शहर थे। एक आपकी बात आ जाए 6 अगस्त और एक 9 अगस्त की बात आ जाए मेरे भाई, एक आप आ जाओ 6 अगस्त की बात करूं और 9 अगस्त की बात करूं, अगर 1945 की बात करूं और 1945 की यहाँ बात करूं, तो इन दोनों शहरों पे जो कि परमाणु बम गिराए गए थे। लिटिल बॉय आप लोग जानते होंगे, फैटम, एक लिटिल बॉय था एक फैटम था, ठीक है, लिटिल बॉय। और आज भी इतने ताबड़तोड़ यहाँ पे जब जो गिराए गए थे परमाणु बम, कि आज भी वहाँ की जो काश्मीर जो किरणें हैं मेरे भाई ना, आज भी वहाँ के लोग विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो ये कब की समय है? द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ। तो जापान, दूसरी चीज़ समझो कि जापान 4 द्वीप पर बसा है। एक का नाम है मेरे भाई होकाइडो, ठीक है, और एक को होकाइडो होन्शु, दूसरा है मेरे भाई होन्शु, ठीक है, तीसरा है आपका शिकागो, ठीक है, शिकागो, चौथा आपका है मेरे भाई क्यूशु, ठीक। और इसी क्यूशु पर हमारा, इसी क्यूशु पर नागासाकी स्थित है, ठीक है। क्यूशु पर हमारा नागासाकी स्थित है। और सबसे बड़ा जो द्वीप है, अगर जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप चारों में से सबसे बड़ा ये द्वीप कहलाता है, ठीक है, सबसे ये बड़ा है होन्शु, सबसे बड़ा है चारों द्वीपों में से, ठीक है। और इसी पे स्थित है आपका हिरोशिमा, याद रखिएगा, ठीक। और जापान की राजधानी टोक्यो इसी पे स्थित है, याद रखो मेरे भाई, टोक्यो इसी पे स्थित है, होन्शु द्वीप पर टोक्यो स्थित है। तो राज हमारा ऑप्शन है बी फॉर बनाना, राइट आंसर हमारा होगा। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? यार गजब की बात है। ईस्ट होता क्या है? ईस्ट यानी मतलब भाई सर ईस्ट का मतलब होता है कवक, ठीक है, याद रखना कवक की बात कर रहा है। और कवक कितने डेंजरस होते हैं आप तो जानते हो। ऑप्शन इथाइल एल्कोहल की, एसिटिक एसिड की, पनीर की दही। जल्द बताएं कि आपका ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है?
तो मैं आप बताऊं आपको, इथाइल एल्कोहल में सबसे ज़्यादा ईस्ट का उपयोग होता है और ये होता है शराब। क्या होता है मेरे भाई? शराब की बात कर रहा है। और शराब बनता किससे है सर? गेहूं ले लो, जौ ले लो, और उसके बाद आपका एक होता है महुआ। देख सुने होगा गाँव भैया, महुआ की बात सुने होगे, ठीक है। इन सबको सड़ा गलाकर उसके बाद फल ले लो, फलों को भी ये सब क्या करते हैं? सड़ा गलाने के बाद तब जाकर शराब बनाए जाते हैं। उसी को इथाइल एल्कोहल कहा जाता है। उसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ब्रेड देखे होंगे, ब्रेड मुलायम होता है। अच्छा, मुलायम क्यों होता है सर? उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट यानी कवक, फंगस मिलाए जाते हैं, वो बड़ा डेंजरस होते हैं। आप सोचो ब्रेड मुलायम हो जाता है ईस्ट के मिलाने से, और कितना डेंजरस ब्रेड होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो ब्रेड जो होती है, ब्रेड में मुलायम होने का कारण क्या है? ईस्ट मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें एथाइल एल्कोहल हमारा राइट आंसर होगा, एकदम बात। एसिटिक एसिड क्या है मेरे भाई? ठीक है, एसिटिक एसिड आप जानते होंगे, अगर आप लोग इनो आप पिए होगे तो इनो में मिलाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, पनीर की बात आप लोग जानते हो, ठीक है, और दही की भी बात जानते हो। पनीर उतना खाना नहीं चाहिए, और घर का दही हो तो ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक। तो राइट आंसर हमारा ए फॉर एप्पल राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनीकरण पुनः चक्रण स्रोत है? गैर नवीनीकरण पुनः चक्रण स्रोत पूछ रहा है। ऑप्शन में आपके सामने है पेट्रोलियम, लोहा, सौर ऊर्जा या जंगल। थोड़ा गले में खराश हो चुकी है, गले भी बैठ चुका है थोड़ा सा, ठीक है, आवाज़ भी थोड़ा फटा फटा आ रहा होगा, ठीक। तो अब थोड़ा मैनेज करिएगा। चलो भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण पुनर्चक्रण स्रोत पूछ रहा है? तो पेट्रोलियम, लोहा, सौर ऊर्जा की आपका जंगल। तो एक बात ध्यान रखना, पुनःचक्रण का मतलब समझते हो? जैसे मान लो एक बार भाई कि जैसे मान लो कि आप एक बार कोई वस्तु ले लो, वस्तु को आप एक बार उपयोग कर लो, उपयोग करने के बाद फिर आपके ही उपयोग में दोबारा आ जाए, उसे पुनःचक्रण कहा जाता है। जैसे नदियाँ बह रही है, तापमान भी बढ़ा हुआ है, और उस समय आपका क्या हो, जलवाष्प क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ रही है, ऊपर जाकर बादल बना, बादल बाल के फिर वो नीचे पानी के रूप में, यानी वो पूरा चक्र साइकिल की रूप लिया है। वही यहाँ पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी भाई बनाना। देखो बी भाई बनाना हमारा राइट आंसर, लेकिन एक चीज़ होता है, गैर नवीनीकरण पूछ रहा है। क्या? गैर नवीनीकरण पुनर्चक्रण की। हमारा लोहा, लोहा मेरे भाई आप लोहा को ख़त्म नहीं कर सकते, लोहा को जला नहीं सकते, गला सकते हो, गलाने के बाद दूसरा रूप दे सकते हो, ठीक है, वह पुनः उसको पुनः किसी और आकार में बदल सकते हो, ठीक है, पुनः किसी और आकार में बदल सकते हो, ठीक है, उसे लेकिन नष्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, पेट्रोलियम भी एक गैर नवीनीकरण है, लेकिन इसको एक बार उपयोग करने के बाद क्या दोबारा हम लोग उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो ये भी एक गैर नवीनीकरण पुनर्चक्रण है, याद रखिए, सॉरी गैर नवीनीकरण स्रोत है, याद रखिएगा। दूसरा, अब मेरे भाई सौर ऊर्जा और जंगल या वन की अगर मैं बात करूं तो ये लोग नवीनीकरण है, नवीनीकरण स्रोत है, ठीक है, करण स्रोत है, याद रखिएगा। ये नवीनीकरण स्रोत के अंतर्गत दोनों आते हैं, ए बी और ए बी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी फॉर बनाना, हमारा बी फॉर बनाना एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है, लोहा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, यार देखो गजब की क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में से निकलने वाली निम्न से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल में से, ये मोबाइल, ये वाला नहीं मोबाइल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। देखो भाई इससे भी बड़ा ऐसे ऐसे करने पे बड़ा से तरंगे निकलती है, बड़ा डेंजरस तरंगे होती है, दिन भर ऐसे बच्चे पता नहीं क्या करते रहते हैं, ऐसे 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 समझे नहीं आता क्या करते रहते हैं। अच्छा आजकल जो आ गया है रील्स, यार समझदारी वाला चीज़ देखो, रील्स देखो तो समझदारी वाला, ठीक है, ये नाटक, ये गाना, ये बहुबात, अनावश्यक चीज़ें सब आ जाती हैं उसमें, और लोग देख के बड़ा मगन होते हैं कि यार हम लोग अब टिकटॉकर बनेंगे, ठीक है, रील्सर बनेंगे, हम रील्सर, अनावश्यक रील्सर बनेंगे। अरे यार कुछ तो गुण लाओ, कुछ अच्छी जानकारियाँ तो दो, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल में से कौन सी गैस ऐसी जो जहरीली हो? आपके सामने ऑप्शन है CO2, NO2 या SO2। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो मेरे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। NO2 मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, यहाँ थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ है नाइट्रेट, नाइट्रेट ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, ऑक्साइड। यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया है, आंसर भी आप मार चुके होंगे जिनको आ रहा भाइयों को। तो यार वो ऑटोमाइल से कौन सी गैस निकलती है, तो आप कहोगे सर CO, ठीक है, CO। CO को क्या सर, इसे हम लोग जानते हो साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं सर, इसे हम लोग साइलेंट किलर के रूप में भी जानते हैं। इस गैस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है, बड़ा ध्यान समझो। ये जब जानते हो ऑक्सीजन में जब घुलित हो जाता है, ऑक्सीजन में घुलित होने के बाद 230 गुना ये ताकतवर हो जाती है और उसी ऑक्सीजन से हम लोग जीते हैं। और जब मेरे अंदर हम लोग को जाता है, जब जाने के बाद ऑक्सीजन के रूप में प्रवेश करता है तो हमारी सांसें घुटने लगती है, दम घुटने लगता है। और दम घुटने के बाद इंसान जो कि ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने के बाद इंसान ऊपर स्वर्गवास हो जाता है। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो भाई, ठीक है, चलो। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस मानी जाती है। ऑक्सीजन साथ घुलने के बाद इसकी ताकतवर, इसकी 230 गुना इसकी वृद्धि बढ़ जाती है और ये दम घुटने लगता है, ठीक है। दम घुटाने वाली गैस भी मानी जाती है, ठीक। तो इसलिए बहुत जहरीली है, इसका उपयोग कम से कम करो मेरे भाई, इसका उपयोग कम से कम करो, कम चलाओ, ठीक है। चलो थोड़ा बैक करिए भाई, थोड़ा सा बैक करिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलो CO की बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब दूसरी चीज CO2, ये तो डेंजरस है ये मेरे भाई। ये क्या करता है जानते हो, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, यानी तापमान को। आप बड़ा ध्यान समझो मेरे भाई, जब तापमान बढ़ेगा तो फसल होगी क्या, तापमान बढ़ेगा तो वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है। पेड़ पौधे जीव जंतु सब मरेंगे, बाद में वर्षाएं भी होती है, ठीक है। तो CO2 एक भारी गैस होती है जिसे, जो कि क्या करती है मेरे भाई, भारी गैस के अंतर्गत आती है। दूसरी चीज समझो, और ये क्या करती है, ये किसी जब कोई आग लगी होती है उसको बुझाने में CO2 का उपयोग किया जाता है, पाउडर के रूप में, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब जानते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये जब रेन होती है मेरे भाई, रेन मतलब क्या होती है, वर्षा जब होती है, जब पहली वर्षा होती है तो पहली वर्षा में लोग क्या करते हैं, SO2 और NO2 दोनों मिल जाते हैं, क्या होते हैं, वर्षा में मिल जाते हैं। तो ये एसिड का काम करता है, किसका, एसिड, यानी मेरे भाई किसका, तेजाब का काम करता है। और जब पहली वर्षा में आप भीगोगे तो हमें खुजली जैसा लगेगा, क्या लगेगा, खुजली होने लगेगा। तो खुजली होने का कारण क्या है कि NO2 SO2 वर्षा में मिल गया है, अब वो तेजाब बन गया है, इसलिए उसे तेजाबी वर्षा का रूप भी नाम देते हैं, ठीक है। हमारा ताजमहल इसीलिए क्या हो रही है, जो पत्थर है ना, जो चट्टाने हैं, जो पर्वत पठारे हैं, जो क्या कहते हैं, पर्वतें हैं, वो अब क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अब एसिड वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, एसिड रेन हो रही है। क्या बात समझ में, हमारा राइट आंसर होगा A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न से कौन सी अपार्श्विक मृदा नहीं है, एजोनल स्वेल नहीं है, एजोनल स्वेल मतलब समझते हो, जो जल, हवा, अन्य किसी स्रोतों से जिसका निर्माण ही ना हुआ हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है। अब बड़ा ध्यान समझो कि जलोढ़, लोयस या हीमोद या रेगुर, जल बताएं तो यार ये बताओ, अपार्श्विक यानी एजोनल सोयल और रेगुर होता है, जो जल, हवा, अन्य स्रोतों से इसका में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। लोयस का मतलब समझते हो, लोयस जो हवाओं से इसका निर्माण होता है, लोयस यानी हवाओं से इस मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में मिट्टी उड़ के जा रही है, ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान में मिट्टी उड़ के जा रही है, तो वहाँ पे उसका मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। जलोढ़ मिट्टी आप जानते हो। चलो राइट आंसर हमारा क्या होगा, घ, डीफा, डार्क, राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की, ठीक है। कयाल निम्न से क्या है, ये पूछ रहा है कयाल क्या है मेरे भाई, कयाल आपको आ रहा होगा ख्याल, ठीक है। कयाल क्या है तो रखिए आप ख्याल, ठीक है। और चलिए हम लोग चलते हैं फिर कयाल की ओर। तो देखो, उत्तर के विशाल में मैदान में मिलने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र को कहते हैं, या केरल के तट पर मिलने वाले लैगून को कहते हैं, या सी के गर्दन के बाल को कहते हैं,
या हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचों को कहते हैं? बताओ भाई, कयाल क्या है? कयाल क्या है? ख्याल आ रहा है? हाँ चलो भाई, जिसको ख्याल आ गया होगा कयाल भी जान चुका होगा। तो बड़ा ध्यान समझो, कयाल का मतलब जानते हो? जो केरल हो ना, केरल के जो तटों पर मेरे भाई जो झील पाए जाते हैं, झीलों को, जो लैगून झील है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। तो केरल के तट पर मिलने वाले लैगून झीलों को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं सर। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। अब आ गया होगा ख्याल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? आप देखो नहीं है, अब ध्यान से पढ़ो कि नहीं है नहीं, जल्दी में नहीं दिखता, ओवर कॉन्फिडेंस। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तुरंत आप आंसर फटाफट तुरंत आंसर सही। लेकिन जब राउंड करने लगो बोला ना, और ये का बताइए, एक क्वेश्चन हुआ गबड़ाई गा रहा, बताओ बड़ा शर्म लगी यहाँ यार, पढ़ाई नहीं की है मजा ल इन लिखा रहा नहीं है, उद्यानों में नहीं आई एकदम, बात समझ था, उद्यान ही नहीं है, क्या बताइए हम। यही तो बड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं से बड़ी बहुत मिस्टेक होती है, इसलिए ध्यान से नहीं को पढ़ो। ठीक है, चलो अगला की ओर चलते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर कि निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, या अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, या अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव, या अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम महिला, बताओ भाई, स्वेतलाना सेवित्स्काया। बताओ जल्दी से। हाँ चलो भाई, अब देखो कौन नहीं है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम है यूरी गागरिन। क्या नाम है? यूरी गागरिन नाम है। ठीक है, यूरी गागरिन 1934 की मैं बात बता रहा हूँ। 1968 इन्होंने 68 तक अपना सफ़र अपना किया था। ठीक है, यूरी गागरिन है, और जो कि पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में पहुँचने वाला है। और मेरे भाई नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पे पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति है, चंद्रमा पे पहुँचने वाला है प्रथम व्यक्ति, 1969 की बात है। ठीक है, चलिए, हाँ, और चंद्रमा पहुंचने वाला एक प्रथम व्यक्ति माना जाता है। और उसके बाद चंद्रमा पे बज एल्ड्रिन, ठीक है, बज एल्ड्रिन ये दूसरा व्यक्ति, मतलब दोनों साथ गए थे, बज एल्ड्रिन और चंद्रमा पे और नील आर्मस्ट्रांग। पहला पैर रखने वाला चंद्रमा को नील आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, राइट आंसर क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग मेरे भाई। ठीक है, हाँ चकबंद, हाँ आ गया भाई। चलिए, निम्न से कौन तेल शोधन सारा खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गई? ठीक है, या की गई, कोई दिक्कत नहीं, स्थापित की गई है। पूछ रहा है कि कौन सा तेल शोधशाला खनिज तेल क्षेत्र, ठीक है, इसके समीप ही स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, विशाखापट्टनम, नूना माटी, इसे हम लोग नूना माटी भी कहते हैं, मथुरा या बरौनी, जल बताएं। हाँ चलिए, दिख रहा है, चलो अब देखो, शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया है। पहले बात जान लो, विशाखापट्टनम जानते हो ना, आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश, पहले जान लो कहाँ पे है। ठीक है, नूना माटी कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। मथुरा जानते हो ना, उत्तर प्रदेश। बरौनी आपका गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मेरे भाई नूना माटी क्या होगा आपका राइट आंसर? नूना माटी विभा बनाना एकदम राइट आंसर, जो इसके समीप स्थापित किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? यार चकबंदी तुम्हारे गांव में पहले 20 साल पहले 25 साल पहले जब देखे होगे, चकबंदी का बड़ा जो कि महत्व था, चकबंदी लोग बड़ा महत्व रखते थे चकबंदी का। और उसका पूछ रहा चकबंदी से क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, या संपत्ति का एकीकरण, या परिवार का एकीकरण, कि कर का समेकन? ठीक है, बताओ यार। देखो चकबंदी की बात समझते हो, अगर मान लो मेरा यहाँ पे खेत है और एक किलोमीटर मेरा दूसरा खेत है, फिर उसके 100 मीटर पर दूसरा खेत है, 50 मीटर दूसरा खेत है, तो एक आदमी का खेत चारों तरफ है। ठीक है, तो चकबंदी के समय होता, जानते हो क्या होता था? कि आपके जो दूर दूर खेत है ना, उसको छोड़कर जो नज़दीक खेत था आपके, उसको एक जगह इकट्ठा कर देते थे खेत को। ठीक है, तो चकबंदी होती थी। वो क्या होती थी? चकबंदी मतलब आपके खेतों को एक जगह एकत्रित कर देना, मतलब सबके खेतों को एकत्रित कर देना। ठीक है, वही चकबंदी कहलाती थी।
तो आपका क्या होगा, भूमि का एकीकरण। भूमि एक 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 पास में कर देना लोगों का, एकीकरण था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, भूमि का एकीकरण, ए फॉर एप्पल, राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल का किस देश से चुना था, जल्द बताएं। हाँ, जीएसटी की बात कर रहा है, जीएसटी की बात कर रहा है, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स की बात कर रहा है। अभी जीएसटी बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 रुपये का सामान खरीदो, 50 पैसे का खरीदो, ठीक है, 1 पैसा खरीदो तब भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। 1 लाख कराएं, 1 लाख सब पे जीएसटी लगा है, ठीक, बड़ा ध्यान समझो। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से अपनाया था, तो आपके सामने ऑप्शन है यूके, कनाडा या जापान या अमेरिका। जल्द बताएं। तो मेरे पास जीएसटी के दोहरे मॉडल को अपनाने वाला देश था, किस देश से था, कनाडा से। भारत कनाडा से ये जो अपनाया था, जो दोहरे मॉडल का रूप अपनाया था, वो कनाडा से अपनाया था। और बड़ा ध्यान समझिएगा, वो 2017 की बात है, 1 जुलाई 2017 की बात है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन की बात है, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन की बात है। 1 जुलाई 2017 में ये जीएसटी का दोहरा मॉडल भारत ने अपनाया था, ठीक है। और उसके बाद ध्यान समझिएगा कि जीएसटी के कुल लगभग 5 स्लैब होते हैं, 5 स्लैब है। जीएसटी के कुल 5 लगभग स्लैब है। स्लैब मतलब 0%, 5%, 12%, 18% और उसके बाद मेरे भाई 28%। ये कुल टैक्स स्लैब कितने हैं मेरे भाई, कुल टैक्स स्लैब 5 हैं, 0%, 5, 12, 18, 28। इसके यही मतलब ये टैक्स स्लैब है और इसी के अनुसार वस्तुओं पर ये टैक्स लगाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्रय विक्रय के अनुसार ये टैक्स लगाया गया है। तो हमारा राइट आंसर बी फॉर बनाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। हाँ, ये देखो बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन आ गया आपके सामने। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक ही हिंदू मंदिर परिसर है। बड़ा ध्यान समझो, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक ही हिंदू जो कि मंदिर परिसर है, जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन पुणे, बंगलुरु, मुंबई या दिल्ली। हाँ बताओ भाई। एक चीज़ और समझना, ये जो स्वामी नारायण अक्षरधाम है ये आपका गुजरात में भी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये याद रखना कि गुजरात में भी स्थित है, ठीक है, पहला चीज़ कि गुजरात में भी स्थित है। और आपका राइट आंसर इसमें होगा दिल्ली। कहाँ, दिल्ली डीवा डाक, ये दिल्ली में भी स्थित है। गुजरात और दिल्ली दोनों में ये स्थित है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो राइट आंसर है हमारा दिल्ली। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। डोलू कुनीथा, क्या पूछा है, डोलू कुनीथा। कि भाई देख लो, नृत्य के अंदर डांस, ठीक है। अच्छा, आप जब शादियों में देखे होंगे अक्सर लोग डीजे जब बजने लगता है तो बहुत से गाने बजते हैं। अगर जो एनर्जी जिनकी ऊर्जाएं नाचते थे, डांस खत्म हो गई है। लेकिन एक चीज़, अगर नागिन डांस, अगर नागिन धुन लग जाए मेरे भाई, एनर्जी फुल, ऐसी नागिन डांस कर देंगे कि वहाँ के इर्द गिर्द सब धूल माटी से उड़ के ऊपर। देखे भी होंगे आप, किए भी होंगे, हम खुद एक किए हैं नागिन डांस। चलो ठीक है। डोलू कुनीथा भारत किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन तमिलनाडु, केरल, बिहार, कर्नाटक। जल्द बताएं भाई। ऑप्शन आपके सामने आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, डोलू कुनीथा जो डांस है, जो नृत्य है मेरे भाई, ये कर्नाटक का है। कहाँ है, कर्नाटक का है, ठीक है, ये कर्नाटक का है, याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करूं, भरत, आप लोग भरत नाट्यम, मोहिनीअट्टम, ठीक है। केरल में आपका मैंने बताया था, केरल की आपके जो कि नृत्य बताया भी था, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। बिहार में आप एक आध डांस भोजपुरिया वाला देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन राइट आंसर हमारा डी फॉर डाक होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंध में गलत है। यहाँ राजस्थान के कुछ अभ्यारण्य दिए गए हैं, कुछ अभ्यारण्य में नाम स्थान के साथ दिए गए हैं। वहीं आपको एक आंख उसमें गलत भी है, वहीं आपको चुनना है, ठीक है। आइए देखिए,
केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सरिस्का की रसाद्री? जल्द बताएं। देखो अगर भारत का भूगोल आप लोग पढ़ाएंगे तो पहले पूरे राष्ट्रीय अभ्यारण्य को ही बता दिया था मैं, पर पूरे राष्ट्रीय अभ्यारण्य को अगर नहीं देखोगे ना, प्लेलिस्ट खोलो अपने भारतीय अभ्यारण्य को पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन छूट जाएगा तो बताइएगा। चलो आ जाओ। अब देखो पहले केवला देवी पहले भरतपुर के नाम से था, भरतपुर के नाम से था, भरतपुर अभ्यारण्य याद रखना एकदम में सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये राजस्थान में ही है। रणथंभौर जो कि एकदम गजब का, जो कि माना जाता है, जो कि आपके शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जो होते हैं ना बब्बर शेर जिसे कहा जाता है, ठीक है। सरिस्का भी आपका कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी आपका राइट आंसर, ये भी आपका। ये तीनों के तीनों कहाँ है मेरे भाई? ये तीनों के तीनों आपके राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। लेकिन यार सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक है, सह्याद्री कहते किसे हैं? हम कहते हैं सर पश्चिमी घाट को, सह्याद्री के नाम जानते हैं, तो ये हमारा गलत था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये तीनों जो कि राजस्थान में, ये राजस्थान में नहीं है, यही पूछ रहा था, तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यार देख लो, बादशाहों का अपना जो कि शहर, ठीक है, बादशाहों का शहर लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, ठीक है, नवाबों की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है, नवाबों का घराना लखनऊ। तो आ जाओ हम चलते हैं एक और अपने लखनऊ की ओर, ठीक है। बोलो राधे राधे। लखनऊ घराना किससे संबंधित है? संगीत या नृत्य से, या हथरखा से, कि साहित्य से, कि अनुष्ठान से? चलो लखनऊ घराना याद रखना कभी, कि अगर लखनऊ में जाना तो लखनऊ घराना जरूर याद रखना, संगीत और नृत्य से बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। संगीत और नृत्य से बड़ा प्रसिद्ध है लखनऊ घराना, ठीक है, याद रखो गया, आप भूलना ही नहीं, भूलना ही नहीं मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? देखो भाई इंडोनेशिया की राजधानी बहुत बार बता दिया हूँ, अभी तक हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग जानेंगे भी, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है मेरे भाई? जकार्ता। क्या है? जकार्ता। कहाँ स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर स्थित है, याद रखना, ठीक है, जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक है। मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। पोर्ट ओ प्रिंस, इसकी बता दो, पोर्ट ओ टोंगो, टोंगो नाम सुने हो? टोंगो की नाम सुने होगी? नहीं ऐसे झूठे बस, हाँ सर, हाँ सर। चलो पोर्ट ऑफ प्रिंस सुमात्रा एक द्वीप के रूप में विराजमान है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जकार्ता होगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ पीछे करिए भाई, हाँ। पादप वायरस TMV का पूर्ण स्वरूप क्या है? ए फुल फॉर्म पूछ रहा, TMV का फुल फॉर्म। पहले बात जाने कि TMV का पहला ये कहाँ निकला था मेरे भाई? तंबाकू में, ठीक है। ये तंबाकू में देखने को पहला वायरस मिला था। तंबाकू पे पत्तों देखोगे, जब ये लग जाती है तब पत्तियाँ सूखे होने लगते हैं, ठीक है, जलने लगते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? टोबैको मोजेक वायरस, या टोबैको मार्बल वायरस, की ट्रांसिटिव मोजेक वायरस, की ट्रांसपोर्टिव मोजेक वायरस। हाँ चलो, TMV का मतलब होता है टोबैको मोजेक वायरस। ये तो कितने भाइयों को याद होगा, मेरे बहनों को याद होगा। TMV ये तंबाकू में खोजा गया पहला वायरस है, याद रखिएगा, और इसका फुल फॉर्म होगा टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद सीरीज है, इसलिए मैं धीमे धीमे बता रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ भी नहीं चीज, ठीक है, ठीक। तो याद रखिएगा, ऐसे ही आगामी तड़कता भड़कता धमाकेदार मज़ेदार एकदम आपको क्वेश्चन लाएंगे, दिमाग को स्थिर रखे रहो बस। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पहरा कब लागू किया गया था? अब बात लो, पहरा की बात आगे, पहरा कब लागू किया गया था? मानव संरक्षण अधिनियम। आज इस संसार में मानव का सुरक्षा करते करते सरकार बहुत हम लोगों को योजना बना रही है, ज़्यादातर महिलाओं को भी सुरक्षा देने का कोशिश कर रही है। तो मेरा अधिकार बनता है कि सरकार का ही नहीं, उसमें हम लोगों का भी अधिकार बनता है मेरे भाई, कि महिलाओं का सुरक्षा हम लोग भी करें, ठीक है। वो ज़्यादा सूटेबल होगा, जैसे हम अपने घर की माँ बहनों को सुरक्षा करते हैं, उसे सबको समझो,
पहरे के रूम में जहाँ रहो एकदम ताबड़तोड़ धमाकेदार रहो, किसी को भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है बोल दो मेरे भाई। ये मत सोचो कि यार मेरा रिश्तेदार है क्या, नहीं, सरकार सबका है, सरकार सबके साथ है। 112 नंबर लगाओ, 1076 लगाओ, ठीक है। और कोई घायल हो गया तो 108 दबा दो, तुरंत आ जाएगा। तो पहरा पूछ लिया है, तो ऑप्शन है 1952, 67, 2006 या 1993। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना कि 28 दिसंबर, कई दिसंबर, 28 दिसंबर 1993 पहरा अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी फॉर कैट हमारा राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग में किए जाने वाला उपकरण है। आर्द्रता यानी नमी, नमी को, वायुमंडलीय जो नमी होती है उसको हम नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, यही पूछ रहा है ना। ऑप्शन हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर, बताया बस। चलो अब देखो आर्द्रता की बात, आर्द्रता आज जान लेना, आर्द्रता यानी नमी। हम लोग नमी को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हम लोग नमी को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। दूसरी चीज़ है राइट आंसर बीभा बनाना, दूसरी चीज़ है समझो, आंसर जाने को। अब अगला चीज हाइड्रोमीटर बात आर्द्रता को नापता है, किसको नापता है, मतलब आर्द्रता को नापता है, ठीक है। ये आर्द्रता को नापता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं, हाइग्रोमीटर ग्रो, ठीक है। ग्रो मीटर, ग्रो मतलब कैसे, ग्रो पेड़ पौधों का कैसे ग्रो होगा, नमी रहेगा तभी ग्रो होगा। देखो दिमाग दिमाग, पेड़ पौधों का नमी हो, पेड़ पौधों में नमी होगी, वायुमंडल में नमी होगी तभी तो बढ़ेगा, ग्रो होगा, ठीक है। हाइड्रोमीटर की बात को आप देखो, अगर हाइग्रो याद तो हाइड्रो भी याद हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोमीटर अगर पूछ ले मेरे भाई तो दूध में वसा की मात्रा, ठीक है, दूध की शुद्धता नापती है, ठीक है। सॉरी, दूध की ये क्या मापती है, शुद्धता मापती है लैक्टोमीटर, ठीक है। दूध की शुद्धता कौन मापती है, लैक्टो। पोटेंशियल मीटर क्या नापती है मेरे भाई, ये तनाव मापती है, क्या मापती है, तनाव, ठीक है। ये तनाव मापती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी फॉर बना राइट आंसर। क्या बात है, समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, ठीक है। हाँ ये देखो गजब का क्वेश्चन है। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया जाता है। दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का किंग किसे माना जाता है, चलो समझ में आ गया। चलो ऑप्शन महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी की आराम शाह, जल्द बताएं। दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना गया, दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया है मेरे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे माना गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम वंश का पहला शासक था, गुलाम वंश का ये पहला शासक था जो दिल्ली का ये पहला जो कि शासक सुल्तान भी माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो कुतुबुद्दीन ऐबक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई एक बार बड़ा ध्यान समझो, अब तो 35 क्वेश्चन, हर 35 क्वेश्चन आईबीएस सीरीज में आता है और जितने भी क्वेश्चन है वो धमाकेदार और मज़ेदार होते हैं, तड़कता भड़कता बिजली की धार जैसी होती है। तो एक बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि देखो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर माइंड में सेटअप हो गया तो जीएस में अगर कोई पछाड़ देगा तो मुझे बताइएगा, कोई पछाड़ नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कोई पछाड़ देगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। और मैं बताना चाहता हूं कि आगामी जितनी परीक्षाएं आ रही है अगर क्वेश्चन से मुलाकात नहीं तो भैया मेरे बताइएगा, एक एक क्वेश्चन मुलाकात करवाएंगे आपके। आईवीएस सीरीज आपको धीरे धीरे काम करेगी लेकिन एक दिन आपको प्रकाशित करके जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आईवीएस सीरीज के साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि इधर विश्व का भूगोल भी चल रहा है, अभी चलने वाला है प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास भी चलने वाला है, यूपीपी स्पेशल भी चलने वाला है, ठीक है। और उधर आपका इस एकलव्य इंस्टीट्यूट में जो कि अब मैथ का भी आगमन जल्द होने वाला है और मैथ का आगमन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है, एकदम तड़कता भड़कता, जो कि आपके सामने टीचर आने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जल्द ही आपका रीजनिंग भी चलने वाली है और हिंदी भी चलने वाली है, ठीक है। जल्द ही आगमन होगा एकलव्य इंस्टीट्यूट पे। तो मेरे भाई आप मेरे साथ बने रहिए आईवीएस सीरीज में एकलव्य इंस्टीट्यूट में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।